नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट पार्ट है ग्रेविटेशन। ये सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। फॉर्मूले में हमें क्या चेंज करना है, देखो बच्चों कि फॉर्मूला जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्या था, F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 पॉइंट चार्ज वाले केस के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। अब दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या आया है, R स्क्वायर वाली टर्म तो सेम है, बस जहां K था उसकी जगह कितना आ गया है G, और जहां Q था उसकी जगह कितना आ गया है M। तो अपने को क्या करना रह गया, K को रिप्लेस करना रह गया किससे, G से, और Q को रिप्लेस करना रह गया अपने को किससे, M से। बस इस तरह से जो है अपने को प्रीवियस वाले जो फॉर्मूले थे ना उन्हीं से काम चल जाएगा, नया फॉर्मूले जो है वो याद नहीं रखने पड़ेंगे। तो जैसे ये अलग अलग जो फॉर्मूले हैं उसमें एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि मास हमेशा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है दूसरे मास को, तो डायपोल के पहले पहले वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर आ रहा होगा। तो दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस कारण से अगर आप फोर्स की वैल्यू लिखेंगे दो मास के लिए, तो उस वाले केस में वेक्टर फॉर्म में साथ में लिखना चाहें अगर आप, तो मास वाले केस में वेक्टर फॉर्म में लिखने के दौरान GM1M स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड है ही सही, लेकिन डायरेक्शन साथ में लिखे अगर आप तो साथ में माइनस आर केप और आएगा। इसमें माइनस आर केप क्या किस लिए आया यहाँ पर, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस कारण से ये साथ में माइनस आर केप आया है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखो फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उस वाले केस में आपको यहां साथ में माइनस आर केप और लगाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में लिखने के दौरान। मैग्नीट्यूड में तो कुछ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो हुआ फोर्स की बात। अब सबसे जरूरी बात करते हैं अपन पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल वाले केस में क्या है बच्चों, पोटेंशियल वाले केस में पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए जो है पोटेंशियल के लिए हमें साइन का ध्यान रखना होगा। तो साइन का ध्यान रखना होगा तो किस तरह से ध्यान रखना होगा, देखो मान लो कोई सोर्स मास है, ये एक सोर्स मास है और इसी कारण P पॉइंट का हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो P पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के दौरान क्या है कि इनफाइनाइट से चले आ रहे हैं अपन और अभी किसी डिस्टेंस x पर हैं, तो इस मास को ये वाला जो मास है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगेगा ऐसे अट्रैक्शन वाला। अब हमें तो लाना है इसको स्लोली, तो स्लोली लाना है तो इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे वो लगाएंगे इधर की तरफ। और कहां से आ रहे हैं अपन आ रहे हैं इनफाइनाइट से, तो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा, इस तरफ। तो बताओ कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल का साइन है वो परमानेंटली इस चैप्टर में कैसा आएगा, नेगेटिव। तो पोटेंशियल के जो भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में उसमें एक नेगेटिव शब्द और आएगा, V इक्वल में माइनस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ग्रेविटेशन में पोटेंशियल के फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज का ध्यान रखना है, क्या, माइनस लगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तब तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हो, तो एक माइनस आर के फॉर्म में आएगा। पोटेंशियल में सुविधा नहीं है आपको कि मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग, यहाँ तो स्केलर क्वांटिटी है, सामने ही आएगा जो भी आएगा साथ में, तो यहाँ एक परमानेंट आपको माइनस लगाना है। तो जितने भी फॉर्मूले लिखोगे उसमें माइनस लगाने का ध्यान रखना। जैसे पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो जैसे वहां पर होता था क्या, KQ/R, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, GM/R। तो GM/R जब आप यहाँ पर लिखोगे तो GM/R क्या है, पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला, लेकिन साथ में एक माइनस आना है तो ये माइनस लगाना ध्यान रखना है आपको। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड KQX की जगह बन गया GMX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और ग्रेविटेशनल फील्ड 2K λ/r की जगह K की जगह क्या आ गया G, तो बन गया 2G λ/r। उसके अलावा होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले रखने हैं, तो KQ अपॉन R स्क्वायर बाहर था तो वो बन जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर, इनसाइड 0 था होलो के लिए, और सॉलिड के लिए क्या, सॉलिड के लिए बाहर वैल्यू थी पॉइंट मास की यानी KQ अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर। और अगर अपन बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या होगा, एक माइनस लगाने का जरूर ध्यान रखना है अपने को, जैसे माइनस GM अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। रिंग के लिए लिखना है तो रिंग के सेंटर पर जो फॉर्मूला है वो माइनस GM/R, इस तरह से पोटेंशियल के फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। उसके अलावा सबसे जरूरी चीज पर आते हैं अपन सॉलिड स्फीयर पर। सॉलिड स्फीयर में फॉर्मूला याद था आपको, KQ अपॉन 2R³ 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यहाँ है क्या, KQ अपॉन 2R³ की जगह GM अपॉन 2R³ 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, लेकिन आगे एक माइनस और। तो बताओ सॉलिड स्फीयर के कारण सरफेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला वो बनेगा
माइनस जी एम बाई आर, सेंटर का वो बनेगा -3/2 GM/R। अच्छा बताओ मैक्सिमम पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के लिए कहां का होगा? इनफाइनाइट का 0, सेंटर का -3/2 GM/R, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट की, सेंटर वाली वैल्यू मिनिमम होगी। जब पॉजिटिव चार्ज था तब सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम था 3/2 kQ/R, यहाँ मिनिमम है क्योंकि माइनस और आया है -3/2 GM/R। तो कुछ फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखने हैं, जैसे सेल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो KQ²/2R था वहां होलो स्फीयर के लिए, यहाँ बन जाएगा GM²/2R, पर एक माइनस लगाने का ध्यान रखना। स्केलर क्वांटिटी में साथ में ही माइनस लगाना पड़ेगा आपको। सॉलिड स्फीयर में -3/5 GM²/R। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड का मतलब क्या है? सरफेस से हम उसको इनफाइनाइट तक यानी बहुत दूर भेज दें। तो अर्थ के लिए एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है? वो है √2 GM/R। कैसे डिराइव करते हैं इसको अपन? एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके। तो जैसे अर्थ के लिए पता लगाना है अपने को, ये अर्थ है और अर्थ के लिए हमें फॉर्मूला पता लगाना है पोटेंशियल का, एस्केप स्पीड का। तो क्या करेंगे, यहाँ और इनफाइनाइट में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर? ये लिख दिया अपन ने हाफ एम इंटू वी एस्केप का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे इसमें अपन? तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे एम इंटू माइनस GM/R। माइनस GM/R कहाँ का पोटेंशियल लिखा अपन ने? सरफेस का। तो सरफेस का पोटेंशियल कितना बना है? सरफेस का जो पोटेंशियल है वो -GM/R। अच्छा आप इसको कहाँ भेजना चाह रहे हो? इनफाइनाइट पर। और हम मिनिमम स्पीड से भेजना चाह रहे हैं तो के इनिशियल इनफाइनाइट, तो के इनिशियल तो जहां से भेज रहे हैं वहां पर के इनिशियल की वैल्यू जो है वो तो अर्थ की सरफेस पर, इनफाइनाइट पर भेज रहे हैं तो इनफाइनाइट पर पहुंच करके इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो, ताकि हम यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दे सके। तो इनफाइनाइट पर जस्ट पहुंचे तो वहां पहुंचकर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? 0। और इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो वी एस्केप कितना बन गया यहाँ से? ये बन गया अपने पास √2 GM/R। ये क्या है? ये अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन ने फेंका है बगैर मशीन लगे ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो मुझे ये पेन इनफाइनाइट पे भेजना है तो इसमें मशीन ही लगी, तो मैं अगर कम वेलोसिटी दूंगा तो लोड क्या आ जाएगा? तो कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी अब इसको अपने को? √2 GM/R। बगैर मशीन लगे हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ये। और इस दौरान ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है √2 GM/R, इस दौरान हमने और कोई प्लैनेट भी नहीं माने हैं, सिर्फ अर्थ, कोई एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं माना है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, √2 GM/R अर्थ की सरफेस से। अच्छा सरफेस की जगह सेंटर से भेजोगे तो क्या होगा? यहाँ चेंज आ जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा सेंटर का पोटेंशियल का फॉर्मूला। किसी और जगह से भेजोगे अगर अर्थ की सरफेस की जगह अर्थ के इनसाइड किसी और पॉइंट से या अर्थ की सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट से, तो यहाँ पोटेंशियल के फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। ये हिस्सा तो वही रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट भेज रहे हैं तो 0 0। तो ये बन गया अपने पास वी एस्केप बराबर √2 GM/R के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट केपलर्स लॉ। केपलर के 3 नियम है। पहला क्या है? केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें ये बोला केपलर ने कि सन जो है वो फोकस पर स्थित होता है और बाकी सभी जो प्लैनेट हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे होते हैं। दूसरा जरूर ध्यान रखना है आपको, दूसरा इंपॉर्टेंट है क्या? एरियल वेलोसिटी dA/dt बराबर L/2m। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों होता है? कि अर्थ कहीं भी हो लेकिन उस पर लगने वाला जो टॉर्क है, अर्थ पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो टॉर्क बनेगा वो टॉर्क कितना बन रहा होगा? वो बन रहा होगा 0। इस कारण से एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, mvr जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बच्चों ये जो है r, क्या वो लगातार बदल रहा है इलिप्स वाले केस में? यस। तो अगर ये r बदल रहा है तो ये v भी बदल रहा होगा। तो एक बार इलिप्स में ये सवाल आया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और ग्रेविटेशन में भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह की उन्होंने फोकस पर रख दिया चार्ज नेगेटिव और प्लस क्यू चार्ज को ऐसे चक्कर कटाया, तो उन्होंने पूछा क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, क्या बदल रहा है? रेगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, स्पीड बदल रही है क्योंकि आर बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी बदल रही होगी क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर में वी बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बदल रही होगी क्योंकि -GMM/R में आर बदल रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, इस कारण से टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी। तीसरा है टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला, जो सैटेलाइट के लिए 4π² GM × क्यूब, वो इस इलिप्टिकल वाले केस में क्या हो जाएगा? a क्यूब के प्रोपोर्शनल, t² प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो वही है
4π² ए जो है उसका नाम क्या है, ए है सेमी मेजर एक्सिस, है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके बाद सैटेलाइट वाले फॉर्मूले की बात करें अगर अपन, तो सैटेलाइट अगर सर्कुलर मोशन में चक्कर काट रहा है तो उस दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं अपन। सबसे पहले तो सर्कल में जब घूम रहा है तो gm1m2/r² ये प्रोवाइड करा रहा होगा इसको mv²/r। तो यहां से एक तो हमें वेलोसिटी पता लग गई कितनी, √gm/r। ये जो वेलोसिटी बनी है √gm/r, इसमें r फिक्स होने पर v की वैल्यू फिक्स हो गई। यानी अगर आप इसको अर्थ के सेंटर से 10,000 किलोमीटर ऊपर चक्कर कटाना चाहते हो तो उसके लिए उसको एक फिक्स वेलोसिटी √gm/r से चक्कर कटाना रहेगा आपको। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ mv² से। अब हाफ mv² में v जो अभी अपने निकाला वो डाल दें तो इससे काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ये वाली। इसको मान लो मैं c बोल देता हूं, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको बोलूं मान लो मैं c, तो पोटेंशियल जी क्या बनेगी, m इंटू माइनस gm/r। तो ये कितना बन गया, -2c। अब टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी, इन दोनों को ऐड करें तो बन जाएगा -c। तो बन गया टोटल एनर्जी। अब सैटेलाइट को एस्केप कराना है तो कितनी एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो -c तो टोटल है ही सही, -c में +c ऐड कर दो तो टोटल 0 हो जाएगी। तो एस्केप कराने के लिए जो एडिशनल इस काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ी वो है +c के बराबर। इसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें अगर अपन, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसमें क्या है कि अर्थ से देखने पर स्टेशनरी नजर आए तो टाइम पीरियड जो है उसका वो है कितना, 24 आवर, और सेम सेंस ऑफ रोटेशन में चक्कर काटना चाहिए उसको। और साथ में तीसरी जरूरी चीज है कि उसका जो प्लेन ऑफ मोशन है वो इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। इसके बाद ये आखिरी सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार सिस्टम ग्रेविटेशन में आपको दो चीजें जरूर आनी चाहिए। क्या, एक तो सैटेलाइट वाले फॉर्मूले, क्या है सैटेलाइट वाला फॉर्मूला, √gm/r। अगर वो सर्कल में चक्कर काट रहा है r डिस्टेंस पर, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का समेशन अपने c के टर्म में देखा, दैट इज c -2c और -c। तो एस्केप कराने के लिए सैटेलाइट को मिनिमम एडिशनल कितनी एनर्जी दें, तो -c टोटल थी, +c कर दो। उसके अलावा जो है सैटेलाइट में एस्केप स्पीड देने के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल स्पीड कितनी देनी पड़ेगी वो भी आप ध्यान रखें। √gm/r से हमको √2gm/r करना है तो √2 - 1 एक्स्ट्रा पार्ट है जो उसको देना पड़ेगा अपने को। तो ये जो सबसे जरूरी सवाल है आखिरी इंपोर्टेंट वो देखते हैं, वो है डबल स्टार सिस्टम। तो ऐसे भी स्टार होते हैं जिनका खुद का सन नहीं होता लेकिन वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर काट रहे होते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ जो एग्जांपल मैंने लिया है उसमें मैंने दो मास ले लिए 2m और m, तो इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास कहाँ बन जाएगा, तो ये अगर डिस्टेंस d है तो कॉमन सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालें तो इधर से बन गया d/3, इधर से बन गया 2d/3, है ना। अब क्या होता है कि एग्जाम में जब ये सवाल आता है ना डबल स्टार सिस्टम बदल बदल करके, तो उसमें बस वो मास बदलते रहते हैं, जैसे 5m 3m कर दिया तो आप m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है इस 2m वाले पर, वो फोर्स लगा तो m रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है, तो ये इसको रिक्वायर्ड m⍵² प्रोवाइड करा रहा होगा। तो gm1m2/r² बराबर m⍵r²r, ये इसके लिए भी लिख दिया, इसके लिए भी लिख दिया, दोनों के लिए लिखा तो ओमेगा की वैल्यू सेम आई। एक बार पूछा जेई में कि ओमेगा का रेशियो क्या होगा, तो वो 1, क्योंकि दोनों का जो ओमेगा है वो सेम आया। एक बार टाइम पीरियड पूछा तो ओमेगा निकाल दिया, तो t बराबर 2π/ω से हमने आंसर निकाल दिया। उसके अलावा इसमें एक और बात पूछते हैं, वो है एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2m और एंगुलर मोमेंटम ऑफ m अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो कैसे लिखेंगे, I इंटू ओमेगा। अब ओमेगा तो सेम आया है तो ओमेगा तो कट हो गया ऊपर नीचे से, बचा रह गया क्या, I को कैसे लिखोगे, पॉइंट मास की तरह 2m इंटू r², m इंटू r²। तो यहां से डिस्टेंस थी d/3 और उधर से डिस्टेंस थी 2d/3, तो रेशियो बन गया 1/2। सेम ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ½ I⍵², तो ओमेगा तो कट गया, तो जो आई का रेशियो आया था वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आया। तो ये था बच्चों ग्रेविटेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन मेनली फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है, आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए, फॉर्मूले लिख करके सामने लिख देने चाहिए, स्पेशली सॉलिड स्फीयर वगैरह के, और इन फॉर्मूलों को बार बार देखना चाहिए, आपके मैक्सिमम सवाल जो है वो सही हो जाएंगे जेई मेंस के लिए। एडवांस के लिए तो आपको हर एक डेरिवेशन जो है वो आना ही चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।